हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब यहाँ पे वर्ड है फाइनेंस और मैनेजमेंट, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंस क्या है और ये हमारा मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, फाइनेंस मीन्स एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू मनी, ये आप जानते होंगे। फाइनेंस मतलब क्या हो गया, जहाँ पे कोई भी चीज़ पैसे से जुड़ी हुई चीज़ें हो, ठीक है। सो और मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा कि द आर्ट ऑफ मैनेजिंग थिंग्स, जिस चीज़ को हम इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करते हैं। तो पैसे को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली मैनेज करना, ये एक लेमेंस लैंग्वेज में हुआ। ये इसको टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड। देखो, एक्विजिशन, यहाँ पे वर्ड क्या आया, एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? देखो, एक्विजिशन का मतलब होता है टू एक्वायर करना, कि हम फंड को कैसे एक्वायर करें। जैसे आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में भी कि अगर हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, लोन ले सकते हैं, तो पैसे रेज करने के काफ़ी अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे या तो इक्विटी शेयर हो गया, या तो प्रेफरेंस शेयर हो गया, या तो डिवेंचर हो गया, यस और नो, बैंक लोन हो गया। तो हम पैसे बहुत जगह से एक्वायर कर सकते हैं। और जब हम पैसे एक्वायर कर लेंगे, हम पैसे क्यों एक्वायर करेंगे? कोई बिजनेस पैसे क्यों एक्वायर करेगा? ताकि उसके कुछ काम होंगे ना, उसी तो पैसे ले रहा है ना। और फिर जब वो जिस पर्पज़ के लिए पैसे ले रहा है, उसका तो क्या करेगा, जब पैसे उसे मिल जाएंगे तो वो इसको फिर अलग अलग कामों में लगाएगा। तो इसी को हम एलोकेट करते हैं। तो ये होता है एलोकेशन ऑफ फंड। सो दिस इज द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये 3 प्रोसेसेस मेन इसमें फॉलो किए जाते हैं। कौन कौन से प्रोसेस? पहला है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। सो दिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ रेजिंग कैपिटल और एक्वायरिंग फंड्स टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्टिविटीज़। देखो, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस पैसे आखिरकार क्यों लेगा भाई? कोई अपने पॉकेट खर्चे चलाने के लिए थोड़ी ले रहा है। उसे या तो बिजनेस के लिए कैपिटल रेज करने की ज़रूरत है। कैपिटल आखिरकार वो रेज क्यों करेगा? कि अपने बिजनेस फंड को चलाना है इफेक्टिवली, बिजनेस को एक्सपैंड करना है, कहीं नई जगह ब्रांचेस खोलने हैं तो उसके लिए पैसा चाहिए, या पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना है उसे, यस और नो। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक से लोन ले लेंगे, फिर लोन के पैसे से क्या किया, कोई 4 व्हीलर या ट्रक वगैरह खरीद लिया। फिर उस ट्रक को क्या किया, हमने रोडवेज पे चलाया, रोड पे चलाया, उससे हमारा इनकम आया। फिर हमने क्या किया, उससे लोन को रिपे कर दिया। या कोई भी अदर एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं जो हमें रेगुलर बेसिस पे करने की ज़रूरत होती है। तो दिस इज़ नोन एज प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। उसके बाद होता है इन्वेस्टमेंट। पैसे को हमने क्या किया, इन्वेस्ट किया, कि पैसे हमने लोन पे लिया और हमने इन्वेस्ट किया। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा लोन ले लेते हैं और शेयर मार्केट में लगाते हैं। बहुत हाई प्रॉफिट हो गया तो पैसा फिर वो कुछ रख के फिर वो रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा, हमने ज़मीन एक्वायर किया, लैंड हमने खरीदा बैंक के लोन से, उस ज़मीन पे हमने कोई मैरिज हॉल बना दिया, उससे हमें रेंटल इनकम आना स्टार्ट हुआ, तो हमें एसेट भी मिल गया और हमें उस एसेट से पैसे भी कमाने स्टार्ट कर दिए। या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे कोई बहुत महंगी मशीन खरीदनी है जिसकी कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, वो अपने खुद के पैसे, पर्सनल पैसे को नहीं लगाना चाहता है, वो बैंक से लोन लेके कर सकता है। तो दिस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। अब जब हम एसेट में पैसे को एलोकेट करेंगे तो अब ये या तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब जो हम काफ़ी लंबे समय तक हम उसको यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद में हम रिपे करेंगे। या हमें कोई शॉर्ट टर्म हमें नीड है, जैसे कैश का क्रंच हो गया, कैश की हमें डिफिशियंसी हो गई है, हमें कुछ प्रॉब्लम फाइनेंशियल इमीडिएट आ चुके हैं जिसके लिए हमें पैसे चाहिए, तो हम उसके लिए पैसे को लेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग का मतलब क्या हो गया? देखो, इसको आप ध्यान से समझना। जब हम कंपनीज में जो लोग पैसा लगाते हैं, जिन्हें हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, वो लोग जब पैसा लगाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, जब सपोज मान के चलो कि मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे 100 रुपये के, तो मैं उस कंपनी में फॉर एवर मैं इस कंपनी को उसका खरीदा। अगर मैं क्यों खरीदूंगा कि भाई मुझे इस बात का एक्सपेक्टेशन है कि मेरा 100 रुपया एक दिन 110 रुपये हो जाएंगे, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है ना कि मुझे प्रॉफिट होगी, मेरा 100 रुपये 110 हो जाएगा, तो कंपनी को मुझे 10 रुपीज़ ये प्रॉफिट मुझे देनी पड़ेंगे, ठीक है। तभी तो उनसे लोग लॉन्ग टर्म में जुड़ेंगे। जैसे मैं बैंक में पैसा क्यों लगाता हूँ, कि मैं बैंक में पैसा इसलिए जमा करता हूँ कि अगर आज मैंने 100 रुपये जमा किया तो 1 साल के बाद मुझे 107 रुपये वापस मिलेंगे। तो ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं। तो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग, मैं यहाँ पे इंटरेस्ट या अर्निंग की बात क्यों हो रही है? देखो, अर्निंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम इक्विटी शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, जिन्हें डिविडेंड की इनकम दी जाती है। तो उन्हें पैसा देना होगा, भाई हम उन्हें कितना डिविडेंड दें, ठीक है। वो फ्री में तो पैसा लगा नहीं रहे, तो इसको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
अर्निंग। तो हम इन तीन चीज़ों के काम करने के लिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सहारा लेते हैं। इन एसेंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू विद इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द गोल ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड मिनिमाइजिंग रिस्क। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये किस लिए किया जा रहा है? ताकि जो कंपनी के जो ओनर्स हैं, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके पैसे को हम क्या कर सकें और मैक्सिमाइज कर सकें, और कंपनी के होने वाले रिस्क, किस तरीके के रिस्क की यहाँ बात हो रही है? फाइनेंशियल रिस्क, किसी तरीके का हमारे लॉस ना हो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ना हो, इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ते रहे, उन्हें रिटर्न मिलते रहे, ताकि वो बिजनेस में कंटिन्यूसली पैसा लगाते रहें। सो दिस इज़ नोन एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अब हमारा अगला टॉपिक है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो आखिरकार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बिजनेस के लिए क्या रोल प्ले करता है वो, ठीक है, आइए इसको देखा जाए। ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ ए कंपनी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो कंपनी में किसी भी तरीके का फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होगा, चाहे वो कोई चीज़ सेल कर रही हो, क्या कोई चीज़ परचेज कर रही हो, चाहे हम किसी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, पैसे से जुड़े कोई भी चीज़ होती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या होगी? अफेक्ट होगी। द कॉमन एक्टिविटीज़ एंड एरियाज विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, पहला है साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखो हमें अगर कोई एसेट हमें खरीदना है, हम कोई एसेट खरीदना चाह रहे हैं, जैसे अगर सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं सोच रहा हूँ यार मुझे बाइक खरीदनी चाहिए। अब 1 लाख रुपए में मैं या तो बुलेट, देखो बुलेट तो नहीं मिलता होगा, मुझे पता है थोड़ा महंगा मिलता है, बट एज्यूम कर लो बुलेट भी है, और 1 लाख रुपए में मुझे हीरो होंडा का कोई होंडा साइन की गाड़ी भी मुझे मिल रही है, अगर इमेजिन करो, ठीक है। अब मैं पैसे से बुलेट खरीदूंगा या साइन खरीदूंगा, तो इसे कहा जाता है, हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहा जाता है कि हम किसी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो ये इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन लेगा हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके पीछे बहुत कैलकुलेशंस होते हैं, हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखते हैं, इसमें ये आगे आप पढ़ोगे ROI, कि हम जो पैसा जिस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा, तो उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि हमारा जो फिक्स्ड एसेट होगा उसका साइज क्या रहेगा, उसमें और कंपोजिशन मतलब और कितने फिक्स्ड एसेट्स उसमें हम एक्वायर करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि कंपनी कितना पैसा प्लान कर रही है, हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट, और वो कितना इन्वेस्ट करेगी, ये डिसीजन क्या होगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू लिया जाएगा। उसके लिए फाइनेंस मैनेजर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि पैसा, कंपनी का पैसा कहाँ लगाना है, ठीक है। सेकेंड, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स। अब देखो फिक्स्ड एसेट भी है तो करेंट एसेट्स भी होगा, दैट इज क्वांटम ऑफ करेंट एसेट्स एंड इट्स ब्रेकअप इनटू कैश, इन्वेंट्री और receivables. The amount of current assets and its division in cash, bills receivable, inventories also depend on financial decisions. It depends upon the amount of fixed assets, credit policy of company, inventory management, etc. देखो हम जब बिजनेस हम करेंगे तो हमें तो कुछ सेल परचेज भी तो करना होगा। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको सामान ऑफर कर रहे हो, कस्टमर को सेल करने के लिए तो कर रहे हो, तो जब आप करोगे तो आपको करंट एसेट्स भी तो चाहिए होंगे। देखो करंट एसेट्स क्या होता है, जो हम बिजनेस में जिनका क्या होता है रेगुलर बेसिस पे जिससे हम कुछ ट्रांजेक्शन्स हमारा होते रहता है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स तो चेंज नहीं होते, वो फिक्स्ड होते हैं, बट करंट एसेट्स जो हम डे टू डे बिजनेस में क्या होते हैं उनके ऊपर अफेक्ट आता है। तो अब ये डिपेंड करेगा कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी है, हम कंपनी को हम जैसे यहाँ पे आपने देखा एक वर्ड क्रेडिट पॉलिसी। कोई अगर कस्टमर हमसे उधार लेने के लिए आता, कोई सामान उसने खरीदा, तो हम उसे उधार देंगे, कितना देंगे, हम कितना करंट एसेट, अगर हम स्टॉक का प्रोडक्शन कर रहे हैं कंपनी में तो हम कितना स्टॉक प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, तो ये तो ऑब्वियसली या जो आप इसको बोलो कि हम गुड्स सेल करने का जो हम प्लान कर रहे हैं, हम कितना प्रोड्यूस करेंगे स्टॉक, ये तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा किस पे, कि आपके पास फिक्स्ड एसेट कैपेसिटी कितनी है। सपोज अगर मेरे पास एक मशीन होगा, उस मशीन से अगर हम 100 यूनिट किसी गुड्स का प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये फैक्टर डिपेंड हुआ हमारा किस पे, फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर में भी, ठीक है। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर आपने पैसा जितना लगाया होगा, आप क्या प्लान कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं करंट एसेट्स की किसके ऊपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर में। अब देखो द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड इट्स डिवीजन। अब करंट एसेट्स में क्या आता है, कैश आता है आपका, बिल्स रिसेबल आते हैं, यस और नो,
डेटर्स हो गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में इंक्लूड की जाती हैं। तो इनका कंपोजिशन कितना होगा, कितना कैश आप रखोगे, भाई इतना पैसा आप कैश में रखो, इतना पैसा आप बैंक में रखो। आप डेटर्स को जब आप क्रेडिट पे दे रहे हो तो कितने दिन के लिए आप किसी डेटर को सामान उधार पे दोगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आइए अब देखा जाए अगले टॉपिक को। द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। देखो हम लॉन्ग टर्म में कितना फंड रखेंगे और शॉर्ट टर्म में कितना फंड रखेंगे, ये भी एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आइए इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर द शॉर्ट टर्म डिपेंड्स ऑन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखो हम फंड रेज करते हैं वो या तो लॉन्ग टर्म होगा या तो वो शॉर्ट टर्म होगा। अब कितना पैसा हम लॉन्ग टर्म में डालेंगे, कितना हम शॉर्ट टर्म में डालेंगे, दोनों के अपने रूल हैं। देखो अगर हम लॉन्ग टर्म में पैसा डालेंगे तो हमें इमीडिएट रिपेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हमें काफ़ी लंबा टाइम मिलता है करने के लिए, ठीक है। और अगर शॉर्ट टर्म में आप लोगे तो आपको पैसा क्या करना होगा, इमीडिएट रिटर्न करना होगा। तो ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए मैं आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्म विच हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन। देखो लिक्विडेशन क्या होता है, लिक्विडेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी को क्या किया जाता है, बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो वो कंपनियां कैसे प्रेफर करती हैं, वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू जाती हैं। क्यों, देखो लिक्विडेशन क्या होता है ना, जब लिक्विडेशन होती है तो कंपनी बंद होती है, क्लोज होती है, तो उस टाइम पे क्या करना होता है ना, हमें रिपेमेंट करना होता है, हमें चीज़ें लौटानी होती हैं। बट मान के चलो मैंने कंपनी बनाया, मैंने प्लान किया था कि भाई 5-6 साल कंपनी चलेगी, तो हम कंपनी को बंद कर देंगे, और मैंने बैंक से लोन लिया है 10 साल का, ठीक है। तो मान के चलो कि मैंने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया लिक्विडेशन का, तो ये जो लॉन्ग टर्म डेट्स है इन्हें मैं लेटर ऑन भी पे कर सकता हूँ, मुझे उसको इमीडिएट पे करने का प्रेशर नहीं होगा। अगर मान के चलो कि मैंने शॉर्ट टर्म लोन लिया होता और कभी कुछ ऐसा होता कि हमें कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ता, तब तो हमें इमीडिएटली उस पैसे को रिपे करना होता है, मतलब हमें कुछ टाइम मिल सकता है। देखो पैसे तो लौटाने पड़ेंगे नो डाउट, बट थोड़ा आपको टाइम एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, ये डिसाइड करना कि आप शॉर्ट टर्म में लोगे या लॉन्ग टर्म में। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस करते हो, इवन तो चलो तुम लिक्विडेट नहीं भी करना चाह रहे हो, तुम कंपनी को रन करना चाह रहे हो, तो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जैसे टेक फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक लोन लेते हो, लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। अब क्या होगा कि आप बैंक का भाई आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। अब क्या होता है कि आप सपोज तुमने प्रॉफिट अर्न किया, अब वो प्रॉफिट तुम क्या करते, इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते। बट अब क्या हुआ, जो प्रॉफिट आ रहा है वो पैसा पहले कहाँ जा रहा है, इंटरेस्ट को पेमेंट करने में, तो इससे प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में तो आपको इतनी इश्यूज नहीं होंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में काफ़ी लंबे समय तक आपको पैसा रिटर्न करना रहेगा, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट्स एंड इक्विटी। देखो डेब्ट और इक्विटी ये दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं पैसा रेज करने के लिए। आपको जब किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को जब पैसा रेज करना होता है तो वो क्या करता है, वो डेब्ट से भी ले सकता है पैसा रेज, और इक्विटी से भी पैसा रेज कर सकता है, ठीक है। सो द फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट्स बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एज वेल एज बाय इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स फिक्सिंग इन दिस रेशियो। देखो हम डेब्ट कितना लेंगे, इक्विटी कितना लेंगे, दोनों का आइडियल रेशियो क्या होना चाहिए, ये भी बहुत मैटर करता है। देखो बहुत ज़्यादा अगर डेब्ट ले लोगे तब तो भाई कंपनी को तो प्रेशर में रहोगे कि भाई पैसे लौटाने ही लौटाने हैं, और डेब्ट में लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। बैंक से लोन लिए तो बैंक पर्सनल प्रॉपर्टी भी को भी सेल करेगा, तो ये रिस्क ज़्यादा होता है। इक्विटी तो भाई शेयर होल्डर वाले होते हैं, आप उनसे भी पैसा ले सकते हो, लेकिन आप उन्हें फिर क्या करने होंगे, डिविडेंड देने का पेमेंट प्रेशर रहेगा, टैक्स कट करने का रहेगा, तो ये सब इश्यूज होते हैं। तो हम आइडियली कितना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, ये रेशियो डिसाइड करने में हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, all items of profit and loss account are affected by the decision of financial management. Generally, items related to expense and revenue are recorded in PL account. If we pay more interest, depreciation, it will increase expense and affect PL account. देखो अगर आप बहुत ज़्यादा डेप्ट ले लोगे तो भाई आपको तो इंटरेस्ट का पेमेंट तो लौटाना होगा, और जब इंटरेस्ट आप पे करोगे तो आपका तो प्रॉफिट तो फॉल करेगा ही करेगा। तो ये सब, अगर आपने एसेट ज़्यादा खरीदा तो फिर डिप्रिशिएशन आपको चार्ज करना पड़ेगा, फिर डिप्रिशिएशन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, डिप्रिशिएशन फिर आपका क्या होगा, बैलेंस प्रॉफिट का क्या होता है, फॉल होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
तो चलिए इसको समझा जाए। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा था कि फाइनेंस की हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। क्यों मैनेज कर रहे हैं? ताकि जो हमारे ऑनर्स हैं, जो हमारे क्या हैं ऑनर्स, जो भी कंपनी के मालिक हैं, उनके वेल्थ को हम क्या कर सकें और मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसको इंक्रीज कर सकें। ठीक है। सो द मेन एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो इक्विटी शेयर होल्डर कौन होते हैं? जो कंपनियों के क्या बोले जाते हैं? ऑनर्स। तो उनके पैसे को हम क्या कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, मैक्सिमाइज कर सकें, तभी तो हमारे कंपनी के शेयर्स और ज़्यादा बिकेंगे, हमारे पास और ज़्यादा पैसा आएगा। द फाइनेंशियल मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजंस फॉर द owners, that is the shareholder of the firm. He must take such decisions which will ultimately prove gainful from the viewpoint of shareholders. तो ओवरऑल क्या होता है ना कि फाइनेंस मैनेजर जो अपॉइंट किए जाते हैं, उनको अपॉइंट करने का एक ही गोल होता है कि हम जो शेयर होल्डर का जो वेल्थ है, जो उनका पैसा है, उसे हम मैक्सिमाइज कर सकें। With the objective of wealth maximization of equity shareholder, following objectives also gets achieved automatically. देखो जब हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं ना, तो उसके साथ साथ और भी गोल्स मैक्सिमाइज हो जाते हैं, और भी गोल्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फुलफिल हो जाते हैं। वो कौन से गोल हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स। तो जैसे हम वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो उनके साथ ये 4 गोल्स हमारे पूरे हो जाते हैं। अब है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज़ फाइनेंशियल डिसीजन। देखो मैनेजमेंट जो भी आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो उनकी इस डिसीजन को 3 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग, तीसरा है डिविडेंड, और ये VVI टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में या फिक्स्ड कैपिटल में। तो एसेट वगैरह सब कुछ तो कैपिटल ही होता है ना। तो द डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। देखो जब भी कोई फर्म इन्वेस्ट करना चाहता है ना एसेट्स में, तो बहुत तरीके के एसेट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट कंपनियां होती हैं जो हमें एसेट्स प्रोवाइड कर रही होती है। कौन सा एसेट हमें लेना सही रहेगा? इमेजिन करो अगर आपको बाइक खरीदना है और आपका बजट 1 लाख रुपए तक है, तब आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हीरो की बाइक्स हैं, होंडा की बाइक्स हैं, TVS की है, ETC। तो आप सोचते हो ना भाई मैं किस कंपनी का लूँगा, हीरो का ही क्यों लूँगा, मैं होंडा का क्यों नहीं लूँ? तो इसी तरीके से जब फाइनेंस मैनेजर्स जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा बिग अमाउंट इन्वॉल्व होता है, और रिस्क जब पैसा डूबे नहीं और हम इससे क्या कर सकें? मैक्सिमम रिटर्न कमा सकें। इस चीज़ की वजह से क्या होता है? डिसीजन लेना बहुत ही केयरफुली होता है, बहुत केयरफुली उन्हें डिसीजन लेना होता है। अ फर्म हैज़ मेनी ऑप्शंस टू इन्वेस्ट देयर फंड्स, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm, and deciding or selecting most appropriate proposal is investment decision। देखो हमारे पास तो ऑप्शन की तो कोई कमी नहीं होती है, ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? मतलब जो हमें सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हो और हमारा उससे जो इंटरेस्ट है, जो हमारा गोल टारगेट है, वो भी पूरा हो जाए, पैसा हम रिटर्न हमारा मैक्सिमम हो जाए कम से कम पैसे में। तो वैसे प्रपोजल को सिलेक्ट करना, वैसे डिसीजन को सिलेक्ट करना, वैसे एसेट को सिलेक्ट करना ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। द फर्म इन्वेस्ट इट फंड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करेंट एसेट्स। when decision regarding fixed assets is taken, it is also called capital budgeting decision। देखो करंट एसेट्स के रिगार्डिंग में डिसीजन लेना होता है, फिक्स्ड एसेट, लेकिन चूंकि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसे कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। याद रखना, करेंट कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज रिलेटेड ओनली एंड ओनली टू द फिक्स्ड एसेट्स। अब अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आखिरकार कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो पहली बात ये समझो कि इन्वेस्टमेंट जब भी होता है तो उसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। जैसे अगर आप लैंड परचेज करना चाह रहे हो, आप अगर बाइक खरीदना चाह रहे हो, आप अगर कोई कार खरीदना चाहते हो, तो हम ऐसे ब्लाइंडली तो नहीं लेते ना। हम पता करते हैं कि भाई सर्विस सेंटर किसके कहाँ पे अवेलेबल है, किसकी रिसेल वैल्यू कितनी ज़्यादा है, किसमें मुझे वारंटी कितने दिन की मिलती है। हम इस तरह के काफ़ी सारे डिसीजंस लेते हैं ना, और उस बजट में सबसे बेस्ट हमारे पास, हमारे बजट के हिसाब से जो सबसे बेस्ट क्या होगा, हम उस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म इसका हमें यूटिलाइजेशन करना होता है। तो वही सेम आप माइंडसेट आप इस चीज़ को समझने में लगाओ। देखो पहला टॉपिक है, दैट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ of the company
As fund investment in the long term assets bring return in future and future prospects and growth of the company depends upon these decisions only. देखो अगर आप लॉन्ग टर्म, देखो एसेट हम क्यों एक्वायर करते हैं, पहले आप ये समझो कि फिक्स्ड एसेट हमारे लिए क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखो एसेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं ना, कोई भी पैसा रेवेन्यू या मनी जो हम पैसा कमाना चाहते हैं, वी वांट टू अर्न मनी, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको एसेट्स को यूटिलाइज करना होगा, उन्हें काम पे लगाना होगा। तो ये डिसीजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आप इफेक्टिव इफिशियंट आप एसेट्स खरीदोगे उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। और हम ऐसा भी एसेट नहीं खरीदें कि अभी आपने गाड़ी खरीद लिया किसी लोकल ब्रांड का, कोई ढंग मतलब कोई प्रॉपर ब्रांड नहीं थी और 3-4 साल चलिए ख़राब हो गई, वो तो बहुत बड़ा आपके लॉस हो गया, उतना तो आपको बेनिफिट भी नहीं मिला और आपको लॉस भी हो गया। तो एक कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसी एसेट्स को यूज़ करके वो पैसा जनरेट करेगा, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, देखो जब भी हम एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, जैसे आप कार वगैरह खरीदने की बात करते हो, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। जैसे कोई मशीन वगैरह पार्ट्स आएंगे, मशीन्स आएंगे, तो वो करोड़ों करोड़ रुपए के उन पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट मनी इन्वॉल्व है और बार बार हम उतना अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं। बार बार आप कार थोड़ी खरीद सकते हो, आप बार बार कोई बहुत फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या बार बार लैंड तो नहीं खरीद सकते हो ना। तो हम एक ही बार खरीद रहे हैं और उसमें इतना ह्यूज अमाउंट है, तो हम अच्छे से सोच समझ के प्लान करके ही वो इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व huge amount of funds, and if wrong proposal is selected it may result in wastage of huge amount of fund. That is why capital budgeting decisions are taken after considering various factors and planning. So I hope this is clear. जो मैंने आपको बताया था वही बात यहाँ लिखी हुई है। तीसरा, रिस्क इन्वॉल्व भी है। भाई देखो जब बहुत ज़्यादा फंड लगा हुआ है तो कहीं भाई रिस्क होगा ना कि आपने बहुत जिद करके आईफोन खरीद लिया, आपके बजट में था नहीं आईफोन, लेकिन जब भी आप उसको पॉकेट से निकालते हो कि हाथ से छूट के गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, क्योंकि फिर दोबारा तो अफोर्ड करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए चूंकि ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सोच समझ के हम डिसीजन लेते हैं। और क्या होता है ना, फिर जब आप उसका, अगर आपने गाड़ी यूज़ किया, आपने किया था कि 5 साल का गाड़ी, अगर आपकी 6ठे साल चली, 7 साल तो आपको वो प्रॉफिट है। ठीक है, फिर लास्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन। देखो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे लगा दिए, अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, अब ये बहुत लंबा समय लगेगा उसको चेंज करने में। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड और चेंज्ड ओवरनाइट। एक बार मैंने कार किसी कंपनी की खरीद ली, मैंने पैसे दे दिए, पैसा चले गए, एसेट्स आ गए हमारे पास, अब हम दोबारा इसे नहीं, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इतना ईजिली। As these decisions involve huge funds and heavy cost, and going back or reversing the decision may result in heavy loss and wastage of funds. So these decisions must be taken after careful planning and evaluation of all the effects of that decision, because adverse consequences may be very heavy. क्योंकि आपने एक बार पैसे लगा दिए, पैसे लग गए और बाई चांस मान के चलो कि आपने जो मशीन खरीदा वो चला ही नहीं, वो उसमें प्रॉब्लम आ गया 10 दिन के बाद, तो पूरे के पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई कंपनी होगी उसमें उसने कोई मशीन लिया, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आपका सेल्स ख़राब हो जाएगा, सेल्स डाउन नहीं होगा तो आपके पास प्रॉफिट नहीं आएंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपकी कंपनी चलना मुश्किल हो जाएगा, कंपनी में भी बंद करनी पड़ जाए। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स। अब हमारा अगला इसमें टॉपिक कंटिन्यू है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो वेन एवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड इन एन इन्वेस्टमेंट, तो वो कंपनी जब भी कोई पैसा लगा रही है तो वो देखेगी ना कि भाई हम जब इस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं तो इसमें हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ। जैसे अगर मैं सोचूं कि मैं अगर पढ़ाने के लिए मैं अगर एक कंप्यूटर खरीदूंगा तो पैसे जा रहे हैं और मैं वो जो पैसा मेरा गया, वो जो बिजनेस में मेरा पैसा गया, तो मुझे उसे रिटर्न कितना आ रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट तभी तो करूँगा ना, अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ और मुझे मंथली 10,000 की इनकम आ रही है तो मैं तो समझूंगा सही है भाई, क्योंकि आउटफ्लो हमारा कम है, इनफ्लो ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जो प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं उससे जो हमें पैसा आएगा और उसमें जो उस प्रोजेक्ट में जैसे रेगुलर मेंटेनेंस होगा उसका, उसमें हमें फिर मान चलो कि कोई मशीन मैंने खरीदा, अब मशीन पर काम करने के लिए फिर मैं लेबर को लगाऊंगा काम पे, यस और नो, फिर मैं क्या करूँगा, उसमें ऑयल डालूंगा, पेट्रोल होगा, मेंटेनेंस होगा रेगुलर, और फिर उसको यूज़ करके मैं कितने पैसा जनरेट करूंगा। तो ये चीज़ भी तो मैटर करना चाहिए ना। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा कैश फ्लो में जो हमारा इनफ्लो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए आउटफ्लो से, तब हम मानते हैं वो डिसीजन हमारा सही है। ठीक है, तो यही बात यहीं लिखी हुई है। Whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirement. The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate
मस्ट बी असेस्ड प्रॉपरली बिफोर इन्वेस्टिंग इन द प्रपोजल। तो अब जो पैसे आपको लगेंगे, जो आउटफ्लो होगा और आपको जो इनफ्लो आएगा, तो आप उसको एनालाइज कर लो, भाई हमारा इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे उस एसेट में। और फिर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न। जैसे एक प्रोजेक्ट में मैं अगर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ, उसमें मुझे 10% ही प्रॉफिट आएगा और दूसरा प्रोजेक्ट है जो हमें 15% प्रॉफिट आएगा, तब हमें ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बी को सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि कोई मैं प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, तो मैं अगर प्रिंटिंग मशीनरी, उसमें जो मशीन होती है, इसमें जो प्रिंटिंग मशीन होती है, अगर मैं उसको खरीदता हूँ, तो जैसे मैंने सोचा कि मैं एक प्रिंटर खरीदूँ, फिर सोचा कि अगर मैं प्रिंटिंग प्रेस खरीद लेता हूँ तो मैं इसे प्रिंट आउट तो निकाल ही सकता हूँ, मैं इसे वेडिंग कार्ड भी छाप सकता हूँ, मैं इसे बैनर्स भी छाप सकता हूँ, पोस्टर भी छाप सकता हूँ, फ्लेक्स बैनर्स भी इसमें मैं छाप सकता हूँ, यस और नो, मैं इसे कैलेंडर भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यार इसमें पैसे अगर थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं बट इसे रिटर्न कई ज़्यादा गुना आ रहा, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। तो ये होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। और इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अलॉन्ग विद द रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो, देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया। अब जैसे क्या हो रहा है कि मैं अगर मशीन लगाने जा रहा हूँ, लेकिन उस मशीन को अगर मैं कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, उसको काम करने के लिए आप एग्जांपल मशीन का ही लो, वो मशीन इतनी मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है, तो बहुत मॉडर्न है कि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, उसमें बहुत एक्सपर्ट लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, यस और नो। अब उसके कंपैटिबल उसके साथ जो और भी मशीन्स होंगी वो सब मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो काफ़ी कॉस्टली होगा ना, तो मैं ऐसे मशीन्स को क्यों लेकर आऊँगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने सोचा कि मैं अगर अपने कंप्यूटर में इंटेल का चिप CPU लगाऊं कि AMD का CPU लगाऊं, तो मैंने देखा कि यार इंटेल का लगाऊंगा तो मेरे पास पहले से जो मदरबोर्ड है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो मेरे लिए कॉस्टली पड़ेगा। मुझे पंखे, इस कंप्यूटर में मुझे फ़ैन लगाने होंगे, CPU बड़ा लेना होगा, लेकिन मेरे पास पहले से ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे पास पहले से ही सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं क्यों ना AMD के लगाऊं जिसमें मुझे सारी चीज़ों को चेंज नहीं करना होगा। तो ये कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके साथ कोई बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, तो मैं उन सबको एनालाइज करके ही डिसीजन लेता हूँ, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। तो ये इससे हमने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में मतलब काफ़ी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे उसमें इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसमें हमें लोन लेनी पड़ सकती है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, और इन सभी फैक्टर्स को जब हम इवेलुएट करते हैं तो एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कहलाता है, और इन सभी टेक्निक्स को एक मैनेजमेंट, एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन को करने के लिए या कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए। सो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आए क्वेश्चन एग्जाम में या आपको कैपिटल बजटिंग आए, बोथ आर सेम टॉपिक, और आपको ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देने होंगे। आई थिंक देयर आर टोटल 7 टॉपिक्स, आप इसमें से कोई 5 याद कर सकते हैं जो भी आपको ईजी लगा हो, ठीक है। अब है हमारा अगला टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन। देखो मैनेजमेंट जो भी आपने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उनकी इस डिसीजन को 3 डिफरेंट कैटेगरी में बांटा जाता है। एक है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा है फाइनेंसिंग, तीसरा है डिविडेंड, और ये VVI टॉपिक है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ही कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी बोला जाता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, फिक्स्ड एसेट्स में या फिक्स्ड कैपिटल में, तो एसेट वगैरह सब कुछ तो कैपिटल ही होता है ना। तो द डिसीजन रिलेट्स टू केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एसेट्स इन विच फंड्स विल बी इन्वेस्टेड बाय द फर्म्स। देखो जब भी कोई फर्म इन्वेस्ट करना चाहता है ना एसेट्स में, तो बहुत तरीके के एसेट्स होते हैं, बहुत डिफरेंट कंपनियां होती हैं जो हमें एसेट्स प्रोवाइड कर रही होती है, कौन सा एसेट हमें लेना सही रहेगा। इमेजिन करो अगर आपको बाइक खरीदना है और आपका बजट 1 लाख रुपए तक है, तब आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हीरो की बाइक्स हैं, होंडा की बाइक्स हैं, TVS की है, ETC। तो आप सोचते हो ना भाई मैं किस कंपनी का लूँगा, हीरो का ही क्यों लूँगा, मैं होंडा का क्यों नहीं लूँ। तो इसी तरीके से जब फाइनेंस मैनेजर्स जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफ़ी ज़्यादा बिग अमाउंट इन्वॉल्व होता है, और रिस्क जब पैसा डूबे नहीं और हम इससे क्या कर सकें, मैक्सिमम रिटर्न कमा सकें, इस चीज़ की वजह से क्या होता है, डिसीजन लेना बहुत ही केयरफुली होता है, बहुत केयरफुली उन्हें डिसीजन लेना होता है।
A firm has many options to invest their funds, but firm has to select the most appropriate investment which will bring maximum benefit for the firm, and deciding or selecting most appropriate proposal is investment decision. देखो हमारे पास तो ऑप्शंस की तो कोई कमी नहीं होती है, ऑप्शंस तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, मतलब जो हमें सबसे कॉस्ट इफेक्टिव हो और हमारा उससे जो इंटरेस्ट है, जो हमारा गोल टारगेट है वो भी पूरा हो जाए, पैसा हम रिटर्न हमारा मैक्सिमम हो जाए कम से कम पैसे में। तो वैसे प्रपोजल को सिलेक्ट करना, वैसे डिसीजन को सिलेक्ट करना, वैसे एसेट को सिलेक्ट करना ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। द फर्म इन्वेस्ट इट फंड इन एक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स एज वेल एज करेंट एसेट्स। When decision regarding fixed assets is taken, it is also called capital budgeting decision। देखो करंट एसेट्स के रिगार्डिंग में डिसीजन लेना होता है फिक्स्ड एसेट, लेकिन चूंकि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसे कैपिटल बजटिंग बोला जाता है। याद रखना, करेंट कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज रिलेटेड ओनली एंड ओनली टू द फिक्स्ड एसेट्स। अब अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन। आखिरकार कैपिटल बजटिंग डिसीजन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट हम जो करते हैं तो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो पहली बात ये समझो कि इन्वेस्टमेंट जब भी होता है तो उसमें बहुत ही ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व रहता है। जैसे अगर आप लैंड परचेज करना चाह रहे हो, आप अगर बाइक खरीदना चाह रहे हो, आप अगर कोई कार खरीदना चाहते हो, तो हम ऐसे ब्लाइंडली तो नहीं लेते ना, हम पता करते हैं कि भाई सर्विस सेंटर किसके कहाँ पे अवेलेबल है, किसकी रिसेल वैल्यू कितनी ज़्यादा है, किसमें मुझे वारंटी कितने दिन की मिलती है, हम इस तरह के काफ़ी सारे डिसीजंस लेते हैं ना। और उस बजट में सबसे बेस्ट हमारे पास, हमारे बजट के हिसाब से जो सबसे बेस्ट क्या होगा, हम उस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टर्म इसका हमें यूटिलाइजेशन करना होता है। तो वही सेम आप माइंडसेट आप इस चीज़ को समझने में लगाओ। देखो पहला टॉपिक है दैट इज लॉन्ग टर्म ग्रोथ। द कैपिटल बजटिंग डिसीजन अफेक्ट्स द लॉन्ग टर्म ग्रोथ of the company, as fund investment in the long term assets bring return in future, and future prospects and growth of the company depends upon these decisions only। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म, देखो एसेट हम क्यों एक्वायर करते हैं, पहले आप ये समझो कि फिक्स्ड एसेट हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। देखो एसेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं ना, कोई भी पैसा रेवेन्यू या मनी जो हम पैसा कमाना चाहते हैं, वी वांट टू अर्न मनी, हमें तो प्रॉफिट चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कमाने के लिए आपको एसेट्स को यूटिलाइज करना होगा, उन्हें काम पे लगाना होगा। तो ये डिसीजन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आप इफेक्टिव इफिशियंट आप एसेट्स खरीदोगे उतना ही प्रोडक्शन कैपेसिटी आपकी ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन करने की क्षमता उतनी ज़्यादा होगी। और हम ऐसा भी एसेट नहीं खरीदें कि अभी आपने गाड़ी खरीद लिया किसी लोकल ब्रांड का, कोई ढंग मतलब कोई प्रॉपर ब्रांड नहीं थी और 3-4 साल चलिए ख़राब हो गई, वो तो बहुत बड़ा आपके लॉस हो गया, उतना तो आपको बेनिफिट भी नहीं मिला और आपको लॉस भी हो गया। तो एक कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, क्योंकि उसी एसेट्स को यूज़ करके वो पैसा जनरेट करेगा, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, देखो जब भी हम एसेट्स वगैरह खरीदते हैं, जैसे आप कार वगैरह खरीदने की बात करते हो, तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। जैसे कोई मशीन वगैरह पार्ट्स आएंगे, मशीन्स आएंगे, तो वो करोड़ों रुपए के उन पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये बहुत ह्यूज अमाउंट मनी इन्वॉल्व है और बार बार हम उतना अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं। बार बार आप कार थोड़ी खरीद सकते हो, आप बार बार कोई बहुत फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट या बार बार लैंड तो नहीं खरीद सकते हो ना। तो हम एक ही बार खरीद रहे हैं और उसमें इतना ह्यूज अमाउंट है, तो हम अच्छे से सोच समझ के प्लान करके ही वो इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स और बाइंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व huge amount of funds, and if wrong proposal is selected, it may result in wastage of huge amount of fund. That is why capital budgeting decisions are taken after considering various factors and planning. So I hope this is clear। जो मैंने आपको बताया था वही बात यहाँ लिखी हुई है। तीसरा, रिस्क इन्वॉल्व भी है। भाई देखो जब बहुत ज़्यादा फंड लगा हुआ है तो कहीं भाई रिस्क होगा ना कि आपने बहुत जिद करके आईफोन खरीद लिया, आपके बजट में था नहीं आईफोन, लेकिन जब भी आप उसको पॉकेट से निकालते हो कि हाथ से छूट के गिर ना जाए, कहीं टूट ना जाए, क्योंकि फिर दोबारा तो अफोर्ड करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए चूंकि ज़्यादा पैसा लगा हुआ है तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सोच समझ के हम डिसीजन लेते हैं। और क्या होता है ना, फिर जब आप उसका, अगर आपने गाड़ी यूज़ किया, आपने किया था कि 5 साल का गाड़ी, अगर आपकी 6ठे साल चली, 7 साल, तो आपको वो प्रॉफिट है। ठीक है, फिर लास्ट है इरिवर्सिबल डिसीजन। देखो एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, पैसे लगा दिए, अब उसे चेंज नहीं किया जा सकता है, अब ये बहुत लंबा समय लगेगा उसको चेंज करने में। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड और चेंज्ड ओवरनाइट। एक बार मैंने कार किसी कंपनी की खरीद ली, मैंने पैसे दे दिए, पैसा चले गए, एसेट्स आ गए हमारे पास, अब हम दोबारा इसे नहीं, हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इतना ईजिली। As these decisions involve huge funds and heavy cost, and going back or reversing the decision may result in heavy loss and wastage of funds. So these decisions must be taken after careful planning
and evaluation of all the effects of that decision because adverse consequences may be very heavy। क्योंकि आपने एक बार पैसे लगा दिए, पैसे लग गए और बाई चांस मान के चलो कि आपने जो मशीन खरीदा वो चला ही नहीं, वो उसमें प्रॉब्लम आ गया 10 दिन के बाद, तो पूरे के पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस, कोई कंपनी होगी उसमें उसने कोई मशीन लिया, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ख़राब हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर आपका सेल्स ख़राब हो जाएगा, सेल्स डाउन नहीं होगा तो आपके पास प्रॉफिट नहीं आएंगे, प्रॉफिट नहीं आएगा तो आपकी कंपनी चलना मुश्किल हो जाएगा, कंपनी में भी बंद करनी पड़ जाए। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना होता है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू एंड यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट्स। अब हमारा अगला इसमें टॉपिक कंटिन्यू है, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो, वेन एवर अ कंपनी इज इन्वेस्टिंग ह्यूज फंड इन एन इन्वेस्टमेंट, तो वो कंपनी जब भी कोई पैसा लगा रही है तो वो देखेगी ना कि भाई हम जब इस चीज़ को एक्वायर कर रहे हैं तो इसमें हमारा कैश का आउटफ्लो हुआ। जैसे मैं सोचूं कि मैं अगर पढ़ाने के लिए मैं अगर एक कंप्यूटर खरीदूंगा तो पैसा जा रहे हैं और मैं वो जो पैसा मेरा गया, वो जो बिजनेस में मेरा पैसा गया, तो मुझे उसे रिटर्न कितना आ रहा है। मैं इन्वेस्टमेंट तभी तो करूँगा ना। अगर मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ और मुझे मंथली 10,000 की इनकम आ रही है तो मैं तो सोचूंगा सही है भाई, क्योंकि आउटफ्लो हमारा कम है, इनफ्लो ज़्यादा है। तो उसी तरीके से जो प्रोजेक्ट में हम पैसा लगा रहे हैं उससे जो हमें पैसा आएगा और उसमें जो उस प्रोजेक्ट में जैसे रेगुलर मेंटेनेंस होगा उसका, उसमें हमें फिर मान चलो कि कोई मशीन मैंने खरीदा, अब मशीन पर काम करने के लिए फिर मैं लेबर को लगाऊंगा काम पे, यस और नो। फिर मैं क्या करूँगा, उसमें ऑयल डालूंगा, पेट्रोल होगा, मेंटेनेंस होगा रेगुलर, और फिर उसको यूज़ करके मैं कितने पैसा जनरेट करूंगा। तो ये चीज़ भी तो मैटर करना चाहिए ना। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारा कैश फ्लो में जो हमारा इनफ्लो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए आउटफ्लो से, तब हम मानते हैं वो डिसीजन हमारा सही है। ठीक है, तो यही बात यहीं लिखी हुई है। Whenever a company is investing huge funds in an investment proposal, it expects some regular amount of cash flow to meet day-to-day requirement. The amount of cash flow an investment proposal will be able to generate must be assessed properly before investing in the proposal. तो अब जो पैसे आपको लगेंगे, जो आउटफ्लो होगा और आपको जो इनफ्लो आएगा, तो आप इसको एनालाइज कर लो, भाई हमारा इनफ्लो ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम उसे ही इन्वेस्टमेंट करेंगे उस एसेट में। और फिर होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज रेट ऑफ रिटर्न। जैसे एक प्रोजेक्ट में मैं अगर इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ उसमें मुझे 10% ही प्रॉफिट आएगा और दूसरा प्रोजेक्ट है जो हमें 15% प्रॉफिट आएगा, तब हमें ऑब्वियसली प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे आपको मैं सिंपल एग्जांपल देता हूँ, मान के चलो कि कोई मैं प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, तो मैं अगर प्रिंटिंग मशीनरी, उसमें जो मशीन होती है, उसमें जो प्रिंटिंग मशीन होती है, अगर मैं उसको खरीदता हूँ तो जैसे मैंने सोचा कि मैं एक प्रिंटर खरीदूँ, फिर सोचा कि अगर मैं प्रिंटिंग प्रेस खरीद लेता हूँ तो मैं इसे प्रिंट आउट तो निकाल ही सकता हूँ, मैं इसे वेडिंग कार्ड भी छाप सकता हूँ, मैं इसे बैनर्स भी छाप सकता हूँ, पोस्टर भी छाप सकता हूँ, फ्लेक्स बैनर्स भी इसमें मैं छाप सकता हूँ, यस और नो, मैं इसे कैलेंडर भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यार इसमें पैसे अगर थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं बट इसे रिटर्न कई ज़्यादा गुना आ रहा, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा। तो ये होता है हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। और इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। अलॉन्ग विद द रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लो, देयर आर वेरियस अदर क्राइटेरिया। अब जैसे क्या हो रहा है कि मैं अगर मशीन लगाने जा रहा हूँ, लेकिन उस मशीन को अगर मैं कोई प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहा हूँ, उसको काम करने के लिए आप एग्जांपल मशीन का ही लो, वो मशीन इतनी मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न है, तो बहुत मॉडर्न है कि उसमें बहुत ज़्यादा मुझे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होगा, उसमें बहुत एक्सपर्ट लोगों को काम पे लगाना पड़ेगा, यस और नो। अब उसके कंपैटिबल उसके साथ जो और भी मशीन्स होंगी वो सब मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो मेरे लिए तो काफ़ी कॉस्टली होगा ना, तो मैं ऐसे मशीन्स को क्यों लेकर आऊँगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने सोचा कि मैं अगर पे कंप्यूटर में इंटेल का CPU लगाऊं कि AMD का CPU लगाऊं, तो मैंने देखा कि यार इंटेल का लगाऊंगा तो मेरे पास पहले से जो मदरबोर्ड है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे लिए कॉस्टली पड़ेगा, मुझे पंखे, इस कंप्यूटर में मुझे फ़ैन लगाने होंगे, CPU बड़ा लेना होगा, लेकिन मेरे पास पहले से ही चीज़ें पड़ी हुई हैं, मेरे पास पहले से ही सारी चीज़ें हैं, तो फिर मैं क्यों ना AMD के लगाऊं जिसमें मुझे सारी चीज़ों को चेंज नहीं करना होगा। तो ये कहलाता है आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया कि हम जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके साथ कोई बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं, तो मैं उन सबको एनालाइज करके ही डिसीजन लेता हूं। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। द डिसीजन टू इन्वेस्ट इन अ particular project
इन्वॉल्व्स नंबर ऑफ कैलकुलेशंस। तो ये इससे हमने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि जब भी हम कोई इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में मतलब काफ़ी क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे उसमें इंटरेस्ट रेट लगेगा, उसमें हमें लोन लेनी पड़ सकती है, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं और इन सभी फैक्टर्स को जब हम इवेलुएट करते हैं तो एक कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कहलाता है। और इन सभी टेक्निक्स को एक मैनेजमेंट, एक कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन को करने के लिए या कैपिटल बजटिंग डिसीजन के लिए। सो इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन आए क्वेश्चन एग्जाम में या आपको कैपिटल बजटिंग आए, बोथ आर सेम टॉपिक, और आपको ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे देने होंगे। आई थिंक देयर आर टोटल 7 टॉपिक्स, आप इसमें से कोई 5 याद कर सकते हैं जो भी आपको ईजी लगा हो, ठीक है। अब हमारा अगला नेक्स्ट डिसीजन है वो है डिविडेंड डिसीजन। देखो डिविडेंड क्या होता है, देखो डिविडेंड होता है वो रिटर्न होता है जो हम पे करते हैं ओनर्स ऑफ द फर्म को, ओनर्स या इक्विटी शेयर होल्डर को, ठीक है। तो ये पे करना हमारा डिविडेंड कहलाता है, जो हम रिटर्न देते हैं किनको, शेयर होल्डर्स को। अंडर डिविडेंड डिसीजन द फाइनेंस मैनेजर डिसाइड्स हाउ मच टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड एंड हाउ मच टू कीप असाइड एज रिटेन्ड अर्निंग्स। देखो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, ठीक है, और डिविडेंड हम किस में से देते हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट। अब देखो कंपनी को अगर सपोज किसी कंपनी को 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हुआ तो इसमें से कुछ पैसा कंपनी को क्या करना होगा, डिविडेंड के रूप में भी बांटना होगा भाई, तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे, उन्हें पैसा उन्होंने लगाया है। नहीं तो अगर आप उन्हें डिविडेंड नहीं दोगे तो अपने सारे शेयर्स बेच के कंपनी को मतलब किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, तो ये भी बिजनेस के लिए नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए डिविडेंड पे करना कंपनियों के लिए काफ़ी जरूरी होता है अपने शेयर होल्डर्स को। लेकिन प्रॉफिट ही तो सब कुछ है, प्रॉफिट ही तो सर्वाइव करने में बिजनेस को हेल्प करता है, एक्सपैंड करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट से तो कंपनियां ग्रो करती हैं। तो प्रॉफिट का कितना % हम पैसा डिविडेंड में दें, कितना पैसा प्रॉफिट को हम एज ए रिटेन्ड अर्निंग्स मतलब अपने पास हम उसे एज ए रिटेन करके रख लें, ताकि फ्यूचर में कभी कोई हमें नीड हो तो हम वो पैसा यूज कर सकें। तो ये कहलाता है तुम्हारा रिटेन्ड अर्निंग्स। अब आखिरकार वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन में। तो पहला फैक्टर है वो है अर्निंग। देखो ऑब्वियसली जो कंपनी ज़्यादा अर्न करेगी वो रिलेटिवली जो कंपनी कम कमा रही है उसके मुकाबले ज़्यादा बेटर डिविडेंड पे करेगी। तो डिविडेंड्स आर पेड आउट ऑफ करेंट एंड प्रीवियस ईयर अर्निंग्स। इफ देयर आर मोर अर्निंग देन कंपनी डिक्लेयर्स हाई रेट ऑफ डिविडेंड, और अगर कम रहेगा तो डिविडेंड भी कम रहेगा, और अगर प्रॉफिट नहीं होता है तब तो भाई डिविडेंड नहीं भी मिलेगा, ठीक है। दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। अब कंपनी जिनकी प्रॉफिट, जैसे रिलायंस कंपनी की देखो उन्होंने 80,000 करोड़ का डिविडेंड पे किया अभी, भाई तो रेगुलर प्रॉफिट में कभी लॉस में गई नहीं है, उनको हर साल प्रॉफिट उनका बढ़ते जा रहा है। तो उनका जो क्या होता है, जब कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग्स रेगुलर होती है तो वो कंपनी क्या करती हैं, ज़्यादा बेटर डिविडेंड देती हैं। और रिलेटिवली जिस कंपनी जो फ्लक्चुएट कर रही है, कभी हाई गई कभी लो गई, तो वहाँ कंपनी में आपको डिविडेंड रेट काफ़ी कम मिलते हैं। अगेन थर्ड पॉइंट, ये पॉइंट हर टॉपिक में आ रहा है, दैट इज कैश फ्लो। ऑब्वियसली जिसके पास ज़्यादा कैश रहेगा, जिनके यहाँ इनवर्ड कैश ज़्यादा आ रहा है, कैश का जैसे होता है कैश इनफ्लो आउटफ्लो, तो हमारा इनफ्लो जितना ज़्यादा रहेगा तो हम उतने बेटर पोजीशन में हैं, हमारे पास कैश का कोई शॉर्टेज नहीं होने वाला है, सफिशिएंट कैश है, तो हम ज़्यादा पैसा अपने ऑनर्स को दे पाएंगे। और अगर जिस कंपनी का कैश फ्लो पोजीशन काफ़ी ख़राब है, सही नहीं है, तो वो कंपनी क्या करेंगी, डिविडेंड कम पे करेंगी, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, देखो कंपनी का प्रॉस्पेक्ट क्या है, कंपनी अभी और आगे ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रही है, वो कंपनी क्या करना चाह रही है, मतलब फ्यूचर का उसका क्या ग्रोथ का मतलब क्या उसे दिख रहा है, तो ये फैक्टर भी डिविडेंड को अफेक्ट करता है। इफ़ अ कंपनी हैज़ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लान्स देन इट शुड री इन्वेस्ट द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। देखो अगर कोई, जैसे आप देखो कोई कंपनी है वो अलग अलग प्रोजेक्ट में पैसा लगानी चाह रही है, वो देख रही है कि देखो हमारा बिजनेस मॉडल है, उससे हम 3 अलग तरीके के और प्रोडक्ट्स को हम लॉन्च कर सकते हैं, तो पैसा को तो इन्वेस्ट करेगा ना। अगर वो पैसा डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा तो फिर वो कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, जैसे देखो मैंने क्या बताया आपको, प्रॉफिट हेल्प करता है बिजनेस के सर्वाइवल में, ठीक है। प्रॉफिट से कंपनियां क्या करती हैं, ग्रोथ होती हैं, एक्सपैंड करती हैं। तो अगर किसी कंपनी को ग्रोथ करने का फोकस टारगेट है तो वो क्या करेंगी, वो रिलेटिवली कम डिविडेंड पे करेंगी, ठीक है। और अगर किसी कंपनी का ऐसा कोई ग्रोथ का एस्पेक्ट नहीं है तो वो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड अपना पे करेगी। As to invest in investment project, company has 2 options. One to raise additional capital और invest is retained earnings. अब मुझे अगर सपोज नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने थे, अब इनमें तो पैसा लगेगा, अब ये पैसा के लिए या तो तुम लोन ले लो, ठीक है, या तुम फिर से शेयर इशू करो, फिर तुम मतलब आप अपने खर्चे बढ़ाओ, या तो उसकी जगह पर क्या करो, आप रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ कर लो जिसमें कोई आपको कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है।
लेकिन अगर आप फिर बैंक से लोन लोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये फैक्टर भी अफेक्ट करता है बिजनेस के डिसीजंस मेकिंग में, ठीक है। Fifth point is taxation policy. The rate of dividend also depends upon the taxation policy of the government. Under present taxation system, dividend income is tax-free income for shareholders, where company has to pay tax on dividend given to shareholder. देखो, गवर्नमेंट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, DDT। तो कंपनी, देखो, जो डिविडेंड मुझे मिलता है, कंपनी मुझे डिविडेंड देती है, तो मुझे उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया है। जैसे अगर सपोज कंपनी ने डिसाइड किया 100 रुपया हम डिविडेंड में देंगे, तो गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप 10% पहले मुझे टैक्स दो, तो कंपनी के पास पैसे देने के लिए कितने हैं, सिर्फ 90 रुपीज़ हैं। तो अगर टैक्स परसेंट गवर्नमेंट उसको बढ़ा के 20% कर दे या 30 कर दे, तो ज़्यादा पैसा डिविडेंड का, ज़्यादा पैसा हमारा टैक्स में चला गया, तो रिलेटिवली हम क्या करेंगे, डिविडेंड कम पे कर पाएंगे। और अगर टैक्स रेट कम रहेगा तो हम रिलेटिवली ज़्यादा डिविडेंड पे कर पाएंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। If companies have no investment or growth plan, then it would be better to distribute more in the form of dividend. देखो, अगर कोई हमारा ग्रोथ प्रॉस्पेक्टस नहीं है, हमें नहीं लगता कि भाई हमें कुछ आगे में, हमें 4-5 साल 10 साल का कोई प्लान है, हमारा जो बिजनेस चल रहा है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, तब कंपनियों को रिलेटिवली क्या करने होंगे, ज़्यादा डिविडेंड पे करने होंगे। लेकिन अगर किसी का भाई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो वो रिलेटिव डिविडेंड कम पे करेगी। जनरली मैच्योर कंपनी, जो ओल्ड कंपनीज हैं, वो जनरली ज़्यादा डिविडेंड पे करती हैं, ठीक है। और जो जैसे रिलायंस, वो फुली डेवलप हो चुकी भी है, वो काफ़ी पुरानी है, तो ज़्यादा डिविडेंड पे कर सकते। लेकिन कोई नई कंपनी बनी है, उनका भी ग्रोथ एस्पेक्ट है, तो वो रिलेटिवली क्या करेंगी, कम डिविडेंड पे करेंगे, और मैक्सिमम पैसा कहाँ वो अपना रिटेन करेंगे, रिटेन अर्निंग्स के रूप में, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब देखो, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। देखो, अगेन सिंपल, ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, व्हाट इज प्लान। तो आइए इसको देखा जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस। देखो, प्लान क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस। आप प्लान बनाते हो, मतलब आप फ्यूचर का सोच रहे हो, आप पहले से ही देख रहे हो। और फाइनेंस मतलब मनी, तो मनी को लेकर हम प्लान बना रहे हैं। क्या प्लान बना रहे हैं, कितना खर्च करेंगे, ऑन व्हाट टू स्पेंड, कहाँ खर्च करेंगे, ठीक है। जो भी पैसा एट अकॉर्डिंग टू द फंड्स एट योर डिस्पोजल, जो पैसा आप डिस्पोज करने के लिए रेडी हो, जो पैसा आप खर्च करने के तैयार हो, उनमें से कितना पैसा आप, टोटल पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो, किसके ऊपर खर्च कर रहे हो, आपका क्या प्लान है, ये आप डिसाइड कर लेना पहले ही। और जनरली ये हम डिसीजन कैसे लेते हैं, हम हमारी कंडीशंस के ऊपर में लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन टू अचीव द फॉलोइंग टू ऑब्जेक्टिव्स। फाइनेंशियल प्लानिंग जनरली क्यों किया जाता है, सिर्फ इन 2 चीज़ों के लिए मेनली किया जाता है। पहला, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। देखो, पैसा ही सब कुछ है। जो हमारा फाइनेंस है वो बिजनेस के लिए क्या है, ऑक्सीजन है, वो उसके लिए क्या है, ब्लड है। तो आपके पास इतने पैसे हो कि कभी भी एकाएक कोई नीड अराइज हो जाए तो आपके पास सफिशिएंट पैसा हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज दैट सफिशिएंट फंड शुड बी अवेलेबल इन द कंपनी फॉर डिफरेंट पर्पजेज, सच एज फॉर purchase of long-term assets, to meet day-to-day expense etc. It ensures timely availability of fund. देखो, हमारे पास जब सफिशिएंट पैसा रहेगा तब हमें जब भी कोई ज़रूरत पड़ेगी हम तो उस चीज़ को तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना। Along with availability of financial planning also tries to specify the sources of finance. और जब ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, हम उससे ये भी इंश्योर करते हैं कि फंड हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक है। और हम पैसा किन सोर्सेज पर खर्च करेंगे, कहाँ से आएगा, ये भी हमारे पास ऑल टुगेदर रेडी हो। टू सी दैट फर्म डू नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरली। देखो, हम अननेसेसरी पैसा रेज नहीं करें, ठीक है। देखो, जरूरत से ज़्यादा पैसा होना भी हमारे पास प्रॉब्लम है और कम पैसा भी प्रॉब्लम है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा पैसा रेज कर लिए तो आप डिविडेंड पे करो, फिर आप एक्सेस फंड लोगे तो उसकी तो कॉस्ट तो आपको पे करनी पड़ेगी ना। अगर आपने इक्विटी के थ्रू पैसा रेज कर लिया तो डिविडेंड पे करने का प्रेशर, अगर आपने लोन ले लिया तो फिर इंटरेस्ट पे करने का प्रेशर। तो हम इंश्योर करें कि हम उतना ही पैसा रेज करें जितना हमें आवश्यकता है, हम फालतू का अननेसेसरी पैसा रेज नहीं करें। तो ये 2 इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इसको देखा जाए। सबसे पहला है कि जब प्लानिंग करते हैं तो इससे हमारे पास जो भी फंड है, जो भी पैसा हमारे पास अवेलेबल है, हम उनको बेटर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे नहीं कैसे बोला था, टाइम की प्लानिंग करो आप, कि आपके पास जो भी गिवन टाइम है आप उसमें मैक्सिमम काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से कंपनियां भी इस तरीके से काम करती हैं। इट हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर।
अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशन। ठीक है, जिस देखो प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर के बारे में होता है, प्लानिंग इज रिगार्डिंग फ्यूचर। तो वही बात आ रही है कि हम जब देख रहे हैं कि आज से 5 साल 10 साल हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ सकती है, कितना पैसा हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। आपने बिजनेस इन्वायरमेंट में ये चीज़ पढ़ा होगा, बिजनेस क्या होता है, अनसर्टेन होता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, और पैसा रहेगा तो इंश्योर होगा कि आप सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज प्रोडक्शन ऑफ 20% ग्रोथ इन सेल्स, जैसे किसी कंपनी ने प्रेडिक्ट किया कि हमारा सेल्स अगले साल एक लाख है, अगले साल 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर इट मे हैपन दैट ग्रोथ रेट टर्न आउट टू बी 10% और 30%। अब हो सकता है कि हमने प्लान किया 20% लेकिन 30% हो गया, सेल्स हमारे बढ़ गए, तो हमारे पास कैपेसिटी होनी चाहिए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। अब कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आपके पास मशीन्स इक्विपमेंट्स होने चाहिए, अगर नहीं होगा तो आपको परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सेल्स घट गया तो हम क्या करेंगे, तो फाइनेंशियल मैनेजर्स को हर सिचुएशन के लिए रेडी रहना पड़ता है, तो ये हमें फ्यूचर को फेस करने में रेडी करता है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज बाई प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट टू फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशन। देखो हम अलग अलग सिचुएशन, जैसे कि सपोज अब हम देखते हैं कि अगर लॉकडाउन लगा तो हम क्या करेंगे, अगर बिजनेस में मार्केट में रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, तो हम कैसे फेस करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो हर डिफरेंट सिचुएशन के लिए एक ब्लूप्रिंट मतलब एक प्रोटोटाइप, आप एक पहले से ही प्लान बनाते हो कि ऑल ऑफ ए सडन कुछ फेस करना पड़ गया, एकाएक किसी ने कोर्ट केस हो गया, हम कोई केस हार गए, अब हमें काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना है, तो हम इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करेंगे। थर्ड पॉइंट इज कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। अब बिजनेस में क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है कि बिजनेस में काफ़ी सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं, परचेजिंग का डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, यस और नो। तो बिजनेस में काफ़ी सारे अलग अलग, और हर जगह हर प्रोसेस को चलाने के लिए भाई फाइनेंस चाहिए। उदाहरण के तौर पे परचेज डिपार्टमेंट है, तो परचेज डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल्स खरीदने होते हैं, तो खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा सफिशिएंट रहेगा तभी तो वो सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मंगवाएगा अपने यहाँ प्रोडक्शन करने के लिए, फिर वो जाएगा प्रोडक्शन पर के डिपार्टमेंट के पास, फिर वो जाएगा सेल्स के पास, सेल्स जब सफिशिएंटली सेल करेगा, मार्केटिंग करने के लिए हमें पैसा चाहिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, तभी तो हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये हमें हेल्प करता है डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसेस को कोऑर्डिनेट करने में, सबके पास सफिशिएंट पैसा रहेगा तभी तो हम सारी चीज़ें इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर पाएंगे। तो ये था इसका importance and I hope this is clear to you। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। तो कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बताता है द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। देखो प्रोपोर्शन मतलब कितना हिस्सा, जैसे हम बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर मतलब किस तरीके से वो चीज़ बनी है, तो हमारा फाइनेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है, उसमें कितना डेब्ट रहेगा और कितना इक्विटी रहेगा। देखो इसी का रेशियो चलता है, व्हाट इज द आइडियल रेशियो, ये डिटरमाइन कौन करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा डिटरमाइन करता है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी। डेब्ट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। देखो हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, डेब्ट आर वेरी हाई रिस्क, ठीक है, इक्विटी में रिलेटिवली क्या होता है, कम रिस्क होता है, ठीक है, वेयर एज इक्विटीज आर एक्सपेंसिव सिक्योरिटीज। अब देखो अगर आप इक्विटी शेयर इशू करना चाहोगे तो आपको पहले पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बनना पड़ेगा, फिर आपको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आपको बहुत सारे टेक्निकल प्रोसेसेस फॉलो, फ्लोटेशन कॉस्ट होगा, आपको शेयर्स मार्केट पर लिस्ट कराना होगा, तो प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। और लेकिन अगर आप शेयर इशू नहीं करना चाहते हो, आप प्राइवेट कंपनी हो, तब तो आपके लिए डेब्ट एक ईजी ऑप्शन रहेगा। तो ये कहलाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। बट दीज आर सेफ सिक्योरिटीज फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू। डेब्ट इज रिस्की पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ पेमेंट ऑफ रेगुलर इंटरेस्ट ऑन डेब्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। तो डेब्ट रिस्की क्यों होता है, क्योंकि इसको पे करना तो हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है। तो ये मतलब ये चीज़ें कंसिडर हमें करनी पड़ती हैं। इन केस वी फेल टू पे डेब्ट सिक्योरिटी, होल्डर्स कैन क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। देखो डेब्ट के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, डेब्ट के साथ जो लायबिलिटी होती है ना वो अनलिमिटेड होती है। अगर आप इसको पैसे नहीं लौटा पाओगे तो एक कंपनी के एसेट्स, इनफैक्ट बहुत से केस में आप किंगफिशर का केस देखो, उसमें विजय माल्या के पर्सनल प्रॉपर्टीज हाउसेज को भी बेच दिया गया, गाड़ियों को बेच दिया गया, तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। और अगर आप नहीं पे कर पाओगे तो कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, कंपनी को बंद करना पड़ जाता है। बट इसके मुकाबले क्या होता है, इक्विटी सेफ होता है, बट इसमें प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है तुम्हारा, ठीक है। सो ये हम डिसाइड करें कि हम कितना डेब्ट में पैसा रखें, कितना इक्विटी में पैसा रखें, ठीक है। सो कंपनी यूजेज ए कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेजेस टू सेट अप कैपिटल
स्ट्रक्चर। तो कंपनियां किस चीज़ के कंसेप्ट को यूज़ करती हैं? फाइनेंशियल लिवरेज को। ठीक है, अब आता है फाइनेंशियल लिवरेज का मतलब क्या होता है। सो फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट इन द ओवरऑल कैपिटल। देखो जो ओवरऑल कैपिटल है उसमें डेब्ट का कितना परसेंटेज होना चाहिए, तो ये कहलाता है फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, विथ डेब्ट फंड कंपनीज फंड्स एंड अर्निंग्स इंक्रीजेज। ठीक है, बिकॉज डेब्ट इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इट इज़ वेरी रिस्की। अब क्या होता है ना, देखो डेब्ट के साथ क्या होता है कि आप बस इंटरेस्ट पे करो, प्रॉफिट आपका जितना भी प्रॉफिट होगा पूरा का पूरा आपका होगा। लेकिन आप इक्विटी शेयर के साथ हमें डिविडेंड पे करने का हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सेंस से क्या होता है, ईजी पड़ता है क्योंकि इसमें कई बार कॉस्ट रिलेटिवली हमें कम देना पड़ता है, बट अगेन रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, मोर डेब्ट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन अर्निंग only when rate of earning of the company, that is return of investment, should be more than rate of interest on debt। देखो डेब्ट से हमारा प्रॉफिट बढ़ता है नो डाउट, क्योंकि हमें मतलब जैसे देखो मान के चलो कि मैंने 1,00,000 रुपये प्रॉफिट कमाए, मैं 10% डेब्ट में पे कर दिया, तो मेरे पास 90,000 रुपये हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं डिविडेंड इशू करूं तो हो सकता है कि मैंने 50% डिविडेंड दे दिया, मैंने सभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि डेब्ट से क्या होता है, कंपनियों की अर्निंग्स बढ़ती है, क्योंकि कंपनी फिर अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज नहीं करे, वो अपने प्रॉफिट को अपने पास रख सकती है। सो लेकिन ये तब प्रॉफिट होगा कि जो हमारा ROI है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, हम जो इन्वेस्टमेंट जो पैसे जिस पैसे में, देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आप पैसा जिस काम के लिए ले रहे हो, जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे सपोज मैंने इन्वेस्ट किया, मेरा ROI 50% आया और डेट मुझे 10% देना है, तो मुझे 40% की प्रॉफिट हो रही है। लेकिन अगर हमारा रिटर्न कम आया और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया, जैसे अगर सपोज अब हमारा उल्टा देख लो कि हमें प्रॉफिट बस 5% आया लेकिन हमें 10% डेब्ट पे करना है, तब तो ये हमारे लिए लॉस हो गया। वही इस सिनेरियो में अगर हम इक्विटी से पैसा लिए होते हैं तब फिर हमें प्रॉफिट कम है तो हमें प्रॉफिट डिविडेंड पे करने की लायबिलिटी हमारे ऊपर नहीं आती। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे समझाया जा रहा है। सो अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा किन फैक्टर से डिसाइड होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब डेब्ट और इक्विटी का रेशियो। रुको चेंज करने दो इसका। जो हमारा डेब्ट और इक्विटी है वो कितना रहेगा, किस प्रोपोर्शन में रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है। अगेन हमारा सबसे पहला पैरा टॉपिक जो हर पॉइंट में आ रहा है, दैट इज कैश फ्लो पोजीशन। अगेन the company is under legal obligation to pay a fixed rate of interest to debenture holders, dividend to preference shares and principal and interest amount for loan। देखो जैसे हम प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो हमें प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ता है। डिवेंचर इशू करते हो तो तुम्हें डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना रहेगा। ठीक है, अगर आप बैंक से लोन लोगे तो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों रिपे करना पड़ेगा। तो ये खर्चे क्या हो गए, 100% कन्फर्म फिक्स है ही है। और इन फिक्स खर्चों को देने के लिए आपका जो कैश का इनफ्लो होना चाहिए ना बेटा, वो या तो आउटफ्लो के बराबर हो या उससे ग्रेटर हो। अगर कंडीशन सही नहीं है आपका तब तो फिर आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, तब तो डेब्ट आप कम रखो। ठीक है, समटाइम्स कंपनी मेक सफिशिएंट प्रॉफिट बट इट इज़ नॉट एबल टू जनरेट कैश इनफ्लो फॉर मेकिंग दीज पेमेंट्स। मैंने यही बात समझाया कि कई बार कंपनी अच्छा काम कर रही है लेकिन अभी कैश उतना रिटर्न नहीं आ रहा है। ठीक है, द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो मस्ट मैच विद द ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, बिकॉज इफ कंपनी फेल्स टू मेक फिक्स्ड पेमेंट इट मे फेस इंसॉल्वेंसी। मैंने आपको कई बार बताया टॉपिक कि इनके साथ आपको इनका पैसा लौटाना, आपको लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको हर हाल में पैसे लौटाने होंगे, नहीं तो फिर आपको इंसॉल्वेंसी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इसीलिए डेब्ट वगैरह को इन्वॉल्व करने से पहले ये जरूरी है कि हम इन चीज़ों को भी कंसीडर कर लें अपने वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, नेक्स्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है ना, एक क्रूशियल फैक्टर है जो डिसाइड करता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को। मैंने आपको लास्ट टॉपिक में ही बताया कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, रिटर्न ऑन, ये जो आपका इंटरेस्ट जो आपको पे करना है उससे ज़्यादा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमें डेब्ट को इंक्लूड करना चाहिए, नहीं तो इंक्लूड नहीं करना चाहिए। ठीक है, थर्ड टॉपिक इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इफ फर्म कैन अरेंज बोरोड फंड एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट देन इट विल प्रेफर मोर ऑफ डेब्ट एज कंपेयर टू इक्विटी। अगर कंपनी ये प्रेफर करती है,
अगर कंपनी बोरोड फंड जो हम लोन ले रहे हैं या हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस इशू कर रहे हैं, अगर हम इसको काफ़ी कम रेट पे ले सकते हैं, मतलब रेट जो हमारा इक्विटी के रेट से भी कम है, मतलब डिविडेंड से भी कम रेट पे हमें अगर वो मिल जाए, तब तो हमें डेप्ट को ही लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा, वो है फिक्स्ड कैपिटल। देखो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस के लिए क्या है, उनके लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, वो कहलाते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि फिक्स्ड एसेट्स को कंपनी यूज करती है, जो कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस होता है वो फिक्स्ड एसेट्स की मदद से ही होता है, ठीक है। सो फिक्स्ड एसेट की मदद से हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज एसेंशियल फॉर बिजनेस एज इट रिप्रेजेंट्स द इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एसेट। तो फिक्स्ड एसेट का हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसमें कंपनियां क्या करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं। देखो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी, दैट विल बी यूज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड। और हम फिक्स्ड एसेट्स को काफ़ी लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। इससे हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, हमारी ऑपरेट करने की इफिशियंसी बढ़ती है, ठीक है। मैनेजिंग फिक्स्ड एसेट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे मिस्टेक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब जो फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करेंगे, देखो सबसे पहला है नेचर ऑफ द बिजनेस। देखो बिजनेस का नेचर जैसा है तुम्हारा, जैसे मान के चलो कि अगर मैं क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ तो मेरे लिए फिक्स एसेट्स रिक्वायरमेंट एक डिफरेंट होंगी, ठीक है। एक लैपटॉप चाहिए, एक माइक चाहिए, दैट्स इट, और क्या चाहिए। तो मेरे को 20-30 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट कोई अगर बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसने खोला हुआ तो उसके खर्चे अलग होंगे। कोई एक स्मॉल शॉपकीपर है तो उसका कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग होगा, फिक्स एसेट रिक्वायरमेंट अलग होगा। एक इंडस्ट्री है तो उसका अलग होगा। तो बिजनेस का नेचर जैसा होता है उस हिसाब से उनका फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होता है, ठीक है। स्केल ऑफ ऑपरेशन, देखो जो कंपनी काफ़ी लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेगी तो जनरली उसको फिक्स्ड कैपिटल भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। और जो स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज बिजनेसेस हैं उन्हें कम यूज करना पड़ेगा। क्लियर। थर्ड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो हम प्रोडक्शन करने के 2 टेक्निक यूज कर सकते हैं। एक है हमारा लेबर इंटेंसिव, ठीक है, और एक है तुम्हारा कैपिटल इंटेंसिव। तो देखो अगर हम लेबर इंटेंसिव मेथड यूज करेंगे तो हम मैक्सिमम काम लेबर से कराएंगे, तो हमें फिक्स्ड एसेट्स वगैरह उतना जरूरत नहीं पड़ेगी यूज करने की। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स को यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा मशीन्स इक्विपमेंट्स यूज करेंगे तो हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। अब देखो ऐसा कोई भी बिजनेस जहाँ पर टेक्नोलॉजी हमेशा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, काफ़ी फास्टली, जैसे आप स्मार्टफोन देखो, लैपटॉप देखो, कंप्यूटर देखो, तो यहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी क्विकली चेंज होते रहते हैं, ठीक है। ओल्ड मशीन से आप ज़्यादा दिन यूज नहीं कर सकते हो। वेयर एज कोई ऐसी भी बिजनेस होती है जहाँ पे बहुत दिन से पुरानी मशीन्स यूज कर रहे हैं, जैसे आप देखो ना आटा चक्की पीसने वाली मशीन्स आज भी 20-25 साल पुराने मशीन्स को लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो हम वैसी इंडस्ट्रीज़ जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज करती हैं तो उन्हें बार बार अपग्रेड करना पड़ेगा, और जो रिलेटिवली उतनी एडवांस उन्हें यूज करने की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें अपने फिक्स कैपिटल को जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर। 5th पॉइंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। देखो जिन कंपनियों का ग्रोथ है, जैसे किसी का एक ब्रांच है, वो सोचिए भाई हम दूसरा ब्रांच बी करें, हम एक प्रोडक्ट ए लॉन्च कर रहे थे, हम दूसरा प्रोडक्ट बी लॉन्च करें। तो जिनका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट होता है, नज़रिया होता है कि हम ज़्यादा ग्रो करेंगे, हम और भी चीज़ें प्रोडक्शन में लेकर आएँ, ग्रो करें, तो फिर उनका क्या होगा, फिक्स्ड एसेट का फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगा। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज वर्किंग कैपिटल और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो वर्किंग कैपिटल होता है ना, वर्किंग जो कैपिटल, वो फंड जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए। जैसे मान के चलिए कि मेरी दुकान है, अगर मेरी किराने की दुकान है तो वहाँ पे लेबर रोज़ काम करने आता है, लेबर को मुझे पर डे पेमेंट देना होगा। मैं अपने घर से दुकान पर जाता हूँ तो मुझे पेट्रोल के खर्चे होते हैं, तो मुझे वो डेली देना पड़ेगा। डेली में कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेंसेस मैं रेगुलर बेसिस पर करता हूँ जो मुझे बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, ठीक है। सच एज पेइंग बिल्स, परचेजिंग इन्वेंट्री एंड कवरिंग एम्प्लॉयज़ वेजेस। तो वो कैपिटल का जो पार्ट जो हमें डे टू डे बिजनेस एक्सपेंसेस को रन करने में मदद करता है वो हमारा कहलाता है वर्किंग कैपिटल। मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल इज ए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो फिक्स्ड कैपिटल को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और वर्किंग कैपिटल को हम कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंश्योरिंग द कंपनी हैज़ इनफ कैश फ्लो टू मीट इमीडिएट नीड्स विदाउट रनिंग आउट ऑफ
मनी। तो इसको मैनेज करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हमें जो डे टू डे एक्सपेंसेस हमको अपने मेंटेन करने हैं उसको हम इजीली मेंटेन कर सकें और हमारा पैसा कम नहीं हो। तो इससे बिजनेस हमारा जो होता है ना वो स्मूथली चलता है और कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो डे टू डे लेवल पर होते हैं हमें वो फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो आप ये भी इसको याद कर लेना। अब ये दो तरीके का होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल refers to investment in all current assets such as cash, bills receivable, prepaid expenses, inventories, etc. These current assets get converted into cash within an accounting ईयर। तो देखो नाम में क्या लिखा है, ग्रॉस, ग्रॉस ही लिखा हुआ है। तो जितना भी हमने करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है सब कुछ हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जैसे ही हम नेट करेंगे तो नेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। ये इकोनॉमिक्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है, नेट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। किस चीज़ का डिफरेंट, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस। ठीक है, कि हम जो देखो करंट एसेट्स हैं जो हमें कैश एसेट्स हैं, लेकिन लायबिलिटीज़ भी है तो जो हमें पे ऑफ करनी पड़ेगी, जो हमें पे करनी पड़ेंगी। तो उसके मतलब जब हम एसेट्स में से लायबिलिटी घटा देते हैं तो हमारे पास नेट एसेट कितना बचा, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। सो वो कहलाता है आपका नेट वर्किंग कैपिटल। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल। अच्छा, अभी हम लोगों ने देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द फिक्स्ड कैपिटल, तो उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल का सेम ही पॉइंट है। ठीक है, तो सबसे पहला नेचर ऑफ द बिजनेस। अगेन देखो, अगर कोई रिटेल शॉप है, ठीक है, जो छोटी मोटी दुकान है, तो वहाँ का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगा, कम होगा। देखो बिजनेस का नेचर जितना मतलब बड़ा होगा, जितने बड़े नेचर का होगा, जितने लार्ज स्केल पे काम करेगा, उसका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। होलसेलर्स, अब होलसेलर का रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिटेलर्स। मैन्युफैक्चरिंग होंगी तो उनकी रिलेटिवली ज़्यादा होगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सेकेंड, स्केल ऑफ ऑपरेशन। जो बिजनेसेस काफ़ी लार्ज स्केल पे ऑपरेट करेंगे ऑब्वियसली उनका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, उनका फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन। देखो बिजनेस साइकिल क्या होता है, बिजनेस साइकिल होता है ना कि बिजनेस इज जब रेगुलर बेसिस पे चलता है तो उसके काफ़ी सारे अलग अलग लेवल्स होते हैं। एक होता है कि एक फेज़ होता है जब उसमें क्या होता है, बिजनेस में ग्रो होता है तो उसे बूम कहते हैं। ठीक है, बूम पीरियड। जब वो डाउन चला जाता है तो इसे रिसेशन कहते हैं। तो बूम पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, और डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इन्वेंट्रीज भी क्या हो रहे हैं, दुकान मतलब जो प्रोड्यूसर वो इन्वेंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिटेलर्स ज़्यादा सामान रख रहे हैं अपने पास। ठीक है, तो बिजनेस को जो क्या उस टाइम में जरूरत हो रही है, वर्किंग कैपिटल काफ़ी ज़्यादा जरूरत पड़ेगा। लेकिन अगर डिप्रेशन है, मार्केट पूरी तरह से मंदी पड़ चुकी भी है, कोई सामान बिक नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉल कर जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। फोर्थ पॉइंट है इसमें हमारा, दैट इज सीजनल फैक्टर। देखो कुछ ऐसे गुड्स प्रोडक्ट होते हैं जो पूरे साल भर उनकी डिमांड होती है, जैसे आलू, जैसे प्याज। ठीक है, तो जो भी सेलर्स इन चीज़ों को मेंटेन करेंगे तो उन्हें इसका स्टॉक तो थ्रू आउट मेंटेन करना पड़ेगा, तो उन्हें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो सीजनल होते हैं, जो ओकेजनली होते हैं, कभी कभी आते हैं, तो उनका बस उस सीजन टाइम पे रहेगा, और ऑफ सीजन आएगा तब उनका रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। और पांचवा है तुम्हारा क्रेडिट अलाउड। सो क्रेडिट अलाउड का मतलब क्या होता है ना, देखो जब हम किसी को डेट जब कोई हमसे किसी को हम जब क्रेडिट सेल्स करते हैं तो डेटर्स को हम एक टाइम पीरियड देते हैं कि 10 दिन 15 दिन। तो देखो अब इसी को हम कहते हैं क्रेडिट पॉलिसी। सो क्रेडिट पॉलिसी रेफर्स टू एवरेज पीरियड फॉर कलेक्शन ऑफ सेल प्रोसीड्स, कि हम जब किसी को उधार सामान बेच रहे हैं तो कितने दिन में हम अपने हम उससे पैसे वापस हमें ले लेनी है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, देखो अगर हम कोई अनजान आदमी आया है तो हम उसे ऑब्वियसली क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे। कोई बहुत अच्छा ट्रस्ट मतलब बंदा है जिसको हम भरोसा करते हैं तो उसे हम लंबे समय तक के लिए क्या दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं। ठीक है, सो अगर एक कंपनी एक लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करती है कि ठीक है भाई सामान तो हमारा बिका ना, हम ज़्यादा किसी को परेशान नहीं करेंगे, 10 15 20 दिन का टाइम देंगे, हम बहुत लिबरल हैं कि ठीक है पैसा जब आए हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, और वहीं पे अगर कंपनी काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करती है क्रेडिट की, तब वहाँ पे वो बिल्कुल मतलब ज़्यादा टाइम पीरियड देगी नहीं, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक।